एक लड़की जो शादी कर अपने ससुराल तो जाती है, लेकिन शादी के ठीक 1 साल के बाद ही उसके पति की हत्या कर दी जाती है। अब जरा सोच करके देखिए कि कोई भी लड़की अगर जवानी में ही विधवा हो जाए तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। पर पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसी सच्चाई सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है आगरा, और इसी आगरा का एक थाना पड़ता है सदर। सदर थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है मधुनगर, और इसी मधुनगर इलाके का रहने वाला है कृष्णा गुप्ता। कृष्णा जिसकी उम्र है लगभग 25 साल के आसपास। दरअसल कृष्णा के परिवार में उसके माता पिता के अलावा एक छोटा भाई है जिसका नाम है अवनीत। कृष्णा जो कि इटौरा में अपना खुद का एक रेलिंग का दुकान चलाता है, जिससे वो ठीक ठाक पैसा भी कमाता है। कृष्णा जब ठीक ठाक पैसा कमाने लगता है, उसके बाद से कृष्णा के परिवार वाले उसकी शादी कराने के लिए एक लड़की को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और आखिरकार उनकी ये तलाश मैनपुरी में जाकर के ख़त्म होती है, क्योंकि मैनपुरी की रहने वाली उन्हें प्रतिभा पसंद आ जाती है। प्रतिभा जब पसंद आ जाती है, उसके बाद से शादी की तारीख रखी जाती है, और रीति रिवाज के तहत कृष्णा और प्रतिभा की शादी भी हो जाती है। शादी के जब 1 सप्ताह का समय गुजरता है, सारे रिश्तेदार जब अपने अपने घर चले जाते हैं, उसके बाद से कृष्णा भी अपने काम पर लग जाता है। तभी एक दिन दुकान पे ही कृष्णा की मुलाकात ऋषि से होती है। ऋषि जिसकी उम्र है लगभग 28 साल, जो आगरा के विकास कॉलोनी का रहने वाला है। दरअसल ऋषि जो लोगों का मकान बनाने का काम करता है। ऋषि और कृष्णा की दुकान पे जब पहली बार मुलाकात होती है और जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इधर कृष्णा को जब मालूम चलता है कि ऋषि लोगों का घर बनाने का काम करता है, कृष्णा ऋषि से दोस्ती कर लेता है। दोनों के बीच में जब दोस्ती हो जाती है, उसके बाद से ऋषि भी जब भी किसी का मकान ठेके पर लेकर बनाने का काम करता है, अक्सर उस घर में रेलिंग लगाने का टेंडर कृष्णा को दिलवा देता है, जिसकी वजह से कृष्णा और ऋषि के बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है, और ऋषि भी कृष्णा के घर आना जाना शुरू कर देता है। बात कर रहा हूँ मैं 14 फरवरी की शाम के वक्त, जब कृष्णा अपने घर से निकलता है। घर से जब निकलता अपने परिवार वालों से कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। लेकिन रात्रि के 10 बजे तक भी कृष्णा जब अपने घर पे वापस नहीं आता है, तो उसका भाई अवनीत कृष्णा के नंबर पे फ़ोन करता है, पर अब कृष्णा का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद से कृष्णा का पूरा परिवार उसे हर जगहों पे ढूंढते ही नहीं है, बल्कि उनके जितने भी जानने वाले होते हैं सबके नंबरों पे फ़ोन करते हैं और कृष्णा के बारे में पूछताछ करते हैं। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह तक भी ना तो कृष्णा के बारे में कुछ मालूम चलता है और ना ही उसका मोबाइल ऑन होता है। इसीलिए अगले दिन 15 फरवरी को अवनीत नज़दीकी थाने में जाता है और अपने भाई की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। रिपोर्ट जब दर्ज हो जाती है, उसके बाद से पुलिस भी कृष्णा को हर जगहों पर ढूंढती है, पर बावजूद इसके कृष्णा का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। और एक दिन का और समय गुजर जाता है। पर जैसे ही एक दिन का और समय गुजर जाता है, आखिरकार 16 फरवरी को इधर रायमा इलाके के खेत में एक लड़के का डेड बॉडी पुलिस को बरामद होती है। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके शरीर पे कई जगहों पे चोट और घाव के निशान था। हालांकि पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहाँ पे मौजूद लोगों से पूछताछ करती है, तो कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त भी नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर उस लड़के के बारे में पता लगाने के लिए उसका एक फ़ोटो खींच करके सोशल मीडिया पर डाल देती है। पुलिस जब उस फोटो को सोशल मीडिया पर डालती है, तभी वो फ़ोटो इधर अवनीत के सामने पहुंच जाता है। अवनीत जब उस फोटो को देखता है तो देखकर पहचान जाता है। दरअसल मरने वाला कोई और नहीं बल्कि अवनीत का ही भाई कृष्णा था। अवनीत जब उस फोटो को पहचान लेता है, थाने में जाता है, और पुलिस जब उस डेड बॉडी को अवनीत को दिखाती है तो देखकर उस डेड बॉडी का शिनाख्त कर लेता है। उसके बाद से पुलिस अवनीत के ही तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की जाँच पड़ताल करना शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले अवनीत से ही पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे भाई की हत्या कौन कर सकता है। इस पे अवनीत पुलिस वालों को जवाब देता है कि नहीं साहब, मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। पुलिस फिर से अवनीत से सवाल करती है कि आखिरकार कृष्णा रायमा इलाके में कैसे पहुंचा। इस पे अवनीत पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, जब मेरा भाई घर से निकला था तो सिर्फ इतना ही बताया था कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ।
पर कहाँ गया था इस बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि मेरे भाई का एक दोस्त है जिसका नाम है ऋषि। हो सके तो आप ऋषि से पूछताछ कीजिए। पुलिस ऋषि से भी पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है, लेकिन ऋषि भी पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। इसीलिए पुलिस अब अपराधियों तक पहुंचने के लिए अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। जैसे ही एक दिन का समय गुजरता है, एक खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऋषि का ही एक दोस्त है जिसका नाम है पवन, जो रायमा इलाके का रहने वाला है, जिस इलाके में कृष्णा का डेड बॉडी मिला था। हो सके तो आप लोग पवन से पूछताछ कीजिए। चूँकि पुलिस के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए पुलिस पवन के घर पे जाती है और पवन को गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुंच जाती है। पुलिस जब पवन से कृष्णा की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो पवन भी बिना किसी शक्ति दबाव के तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन पवन जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो पुलिस पवन के ही तहरीर पे एक दो नहीं बल्कि 3-3 लोगों को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब कृष्णा प्रतिभा से शादी कर अपने घर लेकर के आता है। प्रतिभा भले ही शादी कर अपने ससुराल में तो चली जाती है, लेकिन ससुराल में उसका मन नहीं लगता है। कृष्णा के परिवार वालों को लगता है कि शायद प्रतिभा अभी बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। जब कुछ महीने का समय गुजरेगा, प्रतिभा जब लोगों को पहचान जाएगी, उसका मन भी लग जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। दरअसल 4 महीने का जब समय गुजरता है, एक दिन प्रतिभा कृष्णा से कहती है कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। मायके जाने की जब बात कहती है तो कृष्णा भी उसे समझाते हुए कहता है कि ठीक है, जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम्हें खुद लेकर के चलूँगा। लेकिन प्रतिभा अपने जीत पर उतर जाती है कि नहीं, मुझे कल ही अपने मायके जाना है। प्रतिभा जब अपने जीत पर उतर जाती है, आखिरकार कृष्णा भी अपनी पत्नी की बात मान लेता है और अगले ही दिन अपनी पत्नी को लेकर ससुराल में चला जाता है। ससुराल में जब पहुंचता है, थोड़ी देर वहां पे ठहरने के बाद जब वहां से अपने घर के लिए निकलता है, तभी गांव से बाहर ही उसे ऋषि दिखाई देता है। ऋषि को देख करके कृष्णा एकदम से चौंक जाता है। जा करके ऋषि से पूछताछ करता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो। इस पे ऋषि जवाब देता है कि दरअसल मैं गुप्ता जी से मिलने के लिए आया हूँ। गुप्ता जी के घर के तरफ जब इशारा करता है तो कृष्णा कहता है कि क्या तुम गुप्ता जी को जानते हो। इस पे ऋषि भी कृष्णा को जवाब देते हुए कहता है कि दरअसल मैं यहाँ पे अक्सर आते जाते रहता हूँ। इस पे कृष्णा कहता है कि दरअसल वो गुप्ता जी मेरे ससुर के बड़े भाई हैं। तुम्हें यह भी मालूम होगा कि उनके बड़े भाई की बेटी से ही मेरी शादी हुई है। इस पे ऋषि भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हारी शादी प्रतिभा से हुई है। कृष्णा कहता है कि जब तुम्हें मालूम था कि मेरी शादी प्रतिभा से हुई है तो तुमने इस बारे में मुझे बताया क्यों नहीं। इस पे ऋषि उसे जवाब देते हुए कहता है कि ये कोई ज़रूरी नहीं था। बस इतनी सी बात कहने के बाद ऋषि तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन न जाने क्यों कृष्णा के दिमाग में अब शक पैदा हो जाता है। दरअसल अब कृष्णा को लगता है कि शायद कहीं ऋषि के साथ उसकी पत्नी का अफेयर तो नहीं चल रहा है, क्योंकि शादी के 4 महीने का समय गुजर चुका था। प्रतिभा को अपने ससुराल में मन नहीं लग रहा था। कृष्णा जब अपने घर पे पहुंचता है, उसके दिमाग में तरह तरह की अपनी पत्नी को लेकर के ख्याल तो आता है, लेकिन बावजूद इसके बारे में अपने परिवार वालों से नहीं बताता है, बल्कि अब सच्चाई पता लगाने लगता है। सच्चाई पता लगाने की कोशिश करता है तो आखिरकार ये कृष्णा को मालूम चल जाता है कि दरअसल शादी से पहले से ही उसकी पत्नी का ऋषि के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। कृष्णा अब ये सोचता है कि ऋषि ऑलरेडी शादीशुदा था, इसीलिए प्रतिभा के माता पिता ने उससे शादी नहीं किया। दरअसल प्रतिभा के माता पिता ये सोच करके उसकी शादी कर दी कि प्रतिभा जब अपने ससुराल में जाएगी कुछ दिनों के बाद ऋषि को भूल जाएगी, लेकिन प्रतिभा अभी भी ऋषि को भूल नहीं पाई है। इधर कृष्णा को अपनी पत्नी की सारी सच्चाई मालूम तो चल जाता है। 1 सप्ताह के बाद अपने ससुराल में जाता है, अपनी पत्नी को लेकर वापस भी आ जाता है, पर इस बारे में अपनी पत्नी से कुछ भी पूछताछ नहीं करता है, बल्कि ऋषि को मना कर देता है कि आज के बाद से तुम्हें मेरे घर पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से कृष्णा और ऋषि की ना तो कभी बातचीत होती है और ना ही दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। दरअसल शादी के जब 1 महीने का समय गुजरता है, इधर प्रतिभा भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जब और 5 महीने का समय गुजरता है, आखिरकार प्रतिभा एक बेटी को जन्म देती है। घर में जब बेटी आती है तो बेटी को पा करके कृष्णा भी काफ़ी खुश होता है और उसे ये भी लगता है कि शायद बच्ची जब इस दुनिया में आ गई तो प्रतिभा भी ऋषि को भूल जाएगी। लेकिन शायद कृष्णा का ये गलतफहमी था। दरअसल एक दिन कृष्णा जब रात्रि के वक्त अपने कमरे में सो रहा था, आधी रात को प्रतिभा ऋषि से मोबाइल पर बातचीत कर रही थी। तभी
कृष्णा की नींद खुल जाती है और बातचीत करते हुए अपनी पत्नी को देख लेता है। और इस बारे में जब अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो प्रतिभा भी अपने पति से झूठ बोलते हुए कहती है कि दरअसल मैं ऋषि से बातचीत नहीं कर रही थी, बल्कि वो मेरी एक सहेली है। जब इस तरह की जवाब देती है उसके बाद से कृष्णा भी अपनी पत्नी से कुछ ज़्यादा पूछताछ नहीं करता है। लेकिन तभी 1 महीने के बाद कृष्णा अपनी एक लगभग 25 लाख रुपये में ज़मीन बेच देता है। 25 लाख रुपये में ज़मीन बेचने के बाद जब वो पैसा अपने घर में लेकर आता है, इस बात की जानकारी जब उसकी पत्नी प्रतिभा को मालूम चलता है, तभी प्रतिभा के दिमाग में एक आइडिया क्रिएट होता है। दरअसल प्रतिभा अब अपने प्रेमी ऋषि के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे पति ने 25 लाख रुपये में अपनी ज़मीन बेची है। अगर तुम मेरे पति को इस दुनिया से हटा देते हो, मैं वो सारा पैसा लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी और फिर हम कहीं दूर जा कर के अपनी एक नई दुनिया बसा लेंगे। 25 लाख रुपये की जब लालच देती है तो ऋषि भी लालच में आ जाता है और फिर कृष्णा को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। लेकिन ये काम ऋषि के अकेले बस का नहीं था, इसीलिए अपने दोस्त पवन से जाकर मुलाकात करता है। पवन इस काम को करने के लिए तैयार तो होता है, लेकिन पवन अपने इस षड्यंत्र में अपने एक दोस्त टिल्लू को भी शामिल कर लेता है और बदले में ऋषि से 5 लाख रुपयों का डिमांड करता है। 5 लाख रुपयों की जब डिमांड करता है, ऋषि जब इस बारे में प्रतिभा से बातचीत करता है तो प्रतिभा 5 लाख रुपया भी देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद से ये चारों मिल कर के कृष्णा को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं और इसी षड्यंत्र के तहत एक दिन ऋषि कृष्णा के दुकान पर जाता है और जाकर उससे मुलाकात करते हुए कहता है कि दरअसल मुझे एक मकान का ठेका मिला है, अगर तुम कहो तो उसमें रेलिंग लगाने का टेंडर मैं तुम्हें दिलवा देता हूँ। टेंडर दिलवाने की जब बात कहता है, कृष्णा के भी दिमाग में न जाने क्या हो जाता है कि वो आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता है और इसी की बातों में आ जाता है। उसके बाद से ऋषि कहता है कि कल शाम को तुम आ जाना, मैं तुम्हें पार्टी से मिलवा दूंगा। अगले दिन 14 फरवरी को शाम के वक्त कृष्णा जब उस पार्टी से मिलने के लिए अपने घर से निकलता है तो अपने परिवार वालों से सिर्फ इतना ही बोल करके जाता है कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। उसके बाद से कृष्णा अपनी बाइक लेकर के रायमा में पहुँच जाता है, जहाँ पे ऋषि उसका इंतज़ार कर रहा था। दोनों की जब मुलाकात होती है उसके बाद से ऋषि कृष्णा को लेकर के एक खेत में जाता है, जहाँ पे पवन और टिल्लू बैठे हुए थे। चारों जब इकट्ठा हो जाते हैं, काम की जैसे ही बातचीत की शुरुआत होती है, तभी ये तीनों मिलकर के डंडे से कृष्णा की बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देते हैं और आखिरकार कृष्णा की इतनी बुरी तरीके से पिटाई करते हैं कि घटनास्थल पे ही कृष्णा की मौत हो जाती है। कृष्णा की जब मौत हो जाती है उसके बाद से कृष्णा की डेड बॉडी को वहीं पे छोड़ करके सब के सब वापस अपने घर चले आते हैं। उसके बाद से ऋषि प्रतिभा के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि सारा काम हो चुका है। जब काम की जानकारी दे देता है उसके बाद से प्रतिभा भी वो 25 लाख रुपया अपने घर में ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन प्रतिभा को वो 25 लाख रुपया नहीं मिलता है। दरअसल कृष्णा जब अपने ज़मीन 25 लाख रुपये में बेचता है तो वो सारा पैसा लाकर अपनी माँ को दे देता है, जिसकी वजह से वो पैसा प्रतिभा को नहीं मिल पाता है। वाकई में पवन जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है उसके बाद से पुलिस पवन के ही तहरीर पर उसके दोस्त टिल्लू, ऋषि और प्रतिभा इन तीनों को भी गिरफ्तार करके लाती है। पुलिस जब इन चारों को गिरफ्तार कर लेती है, अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है प्रमोद कुशवाहा। प्रमोद कुशवाहा जो निवाड़ी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं नाकिर जो किशनगंज बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं जमील शेख जो सऊदी अरबिया में रह कर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं शेख इनायत की पत्नी का नाम है सबीना बेगम जो झारखंड प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।